अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ मोहम्मद शाम और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो ठीक होंगे और घरों में रह के छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ जो है पढ़ भी रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर जो है वो 10 स्टार्ट किया हुआ है एसिड्स बेस और सॉल्ट्स वाला, और उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। फिर अब तकरीबन हमारा जो है वो 80% से ज़्यादा काम हो चुका है। सिर्फ शॉर्ट्स वाला जो है वो एक पोर्शन रह गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको साथ साथ जो है वो तैयार किया होगा। अगर नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको तैयार करना शुरू कर दें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने कहा था कि स्लाइड्स जो भी आपको आ रही हैं उसमें हेडिंग्स बनी हुई हैं, पॉइंट्स बने हुए हैं, एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, और एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो मिल रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके नोट्स बना लेने हैं, साथ साथ इसको जो है वो कर लेना है ताकि आपको बाद में तैयार करना आसानी हो। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से लाइंड अप किया हुआ है मैंने, जिसमें जो है वो बेसिस की प्रॉपर्टी, जैसे पहले हमने एसिड की पढ़ी थी, अब हम बेसिस की प्रॉपर्टीज फिजिकल भी देखेंगे और केमिकल भी देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये, अगर हम पहला लेक्चर की हम बात करें जिसमें हमने डिफ्रेंशिएट किया था एसिड और बेस को, तो उसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिस की मिल जाएंगी। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने कहा आपको जो है वो पहला लेक्चर जो है वो दोबारा सुनेंगे या आपको पेज आप टर्न ओवर करेंगे तो आप थक जाएंगे, इसलिए मैंने आपकी जो है वो आसानी के लिए मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिख दी हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे ही है कि इसका बीटर टेस्ट होता है, फील इसका स्लिपरी होता है, जैसे साबुन वगैरह जो है ये स्लिपरी होती है। उसके बाद ये टर्न रेड जो है लिटमस पेपर उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो बेस है ये नॉन क्रोजिव होता है, लेकिन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या पोटासियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो जो है कंसनट्रेटेड फॉर्म में क्रोजिव होता है, डेंजरस होता है। एक्वा सोल्यूशन में अगर हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो इसमें भी जैसे एसिड की तरह जो है इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहला जो रिएक्शन है बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये हमने एसिड में भी पढ़ा था। आप देखें कि बजाय आपको ये दोबारा तैयार करने के, आप एक या बेस वाला कर लो या एसिड वाला कर लो। जैसे ये मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब दोबारा सुन लें, ये जब का हमने तकरीबन स्टार्ट किया हुआ है तो काफ़ी दफ़ा न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात हो चुकी है कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। इस प्रोसेस को हम, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ या बेस किसी एसिड के साथ, दोनों एक ही बात है, रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है फिर वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और हम इस चीज़ को बहुत दफ़ा जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे अब रिएक्शन है अमोनियम सॉल्ट्स के साथ। जैसे अमोनियम सॉल्ट ये NH4 जो ये मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर NH3 हो तो ये अमोनिया होता है, NH2 हो तो ये अमाइन होता है, अगर NH4 हो तो ये अमोनियम होता है। तो अब अमोनियम सॉल्ट है, इसका मतलब इसके साथ कोई अगर हेलोजन ग्रुप लगा दें तो वो सॉल्ट बन जाएगा। अमोनियम क्लोराइड जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें वेरी सिंपल है, ये क्लोरीन जो है वो सोडियम से मिलता है तो ये NaCl बना देता है, सोडियम क्लोराइड।
और फिर क्या होता है, एक एच यहाँ से निकलेगा वो इधर मिलेगा, ठीक है। जैसे सपोज करें इस तरह NH4 को अगर ब्रेक करें तो इसमें जो है NH3 आ जाएगा, और एक एच जो है वैसे इधर ये इस तरह आ जाएगा। तो यानी कि NH4 को ब्रेक कर दिया, ये वाला H जो है ये किससे जाके इससे जाकर रिएक्ट करेगा OH के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और वाटर जो है वो ये देखिए इधर आ गया। उसके बाद NH3 बचेगा और ये अमोनिया गैस होती है, ये इवॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि जब बेस जो है, जब भी बेस किसी अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, सॉल्ट बनेगा साथ अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। इसी तरह सोडियम अमोनियम सल्फेट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस उधर भी है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये चीज ध्यान रखें कि जब भी एल्कली जो है किसी हैवी मेटल के साथ, जिसमें कॉपर है, आयरन है, जिंक है, लेड है या कैल्शियम है, इनके साथ रिएक्ट करती है, तो क्या होता है इसमें कि इसमें जो है कुछ इनसॉल्युबल पार्टिकल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। क्योंकि ऐसे पार्टिकल जो डिसॉल्व ना हुए हों उनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जब भी अल्कली जो है किसी हैवी मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो उसकी प्रेसिपिटेशन बनेगा, उसमें प्रेसिपिटेट बनेंगे, मतलब कि वो याद जिसको हम जाग टाइप नहीं करते, वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। मैं इंशाल्लाह जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट आपको करवाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ कि वो देखिए उसकी प्रेसिपिटेट बना होगा, मतलब उसमें डिजॉल्व नहीं होने होंगे। तो ऐसे पार्टिकल जो डिजॉल्व नहीं होते हम उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो देखिए कॉपर सल्फेट जो है ये रिएक्ट कर गया किसके साथ, NaOH के साथ, तो ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है। ब्लू इसलिए बनता है क्योंकि कॉपर जो है उसका कलर जो है वो ब्लू होता है। जिंक क्लोराइड जब इसके साथ लगता है रिएक्ट करता है तो देखिए सबके साथ रिएक्शन सेम है, सॉल्ट बन रहा है, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है इसका। तो वाइट इसलिए क्योंकि जिंक जो है उसका कलर वाइट होता है। उसके बाद आयरन क्लोराइड है, फिर लेड नाइट्रेट है, फिर कैल्शियम क्लोराइड है, फिर आयरन सल्फेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई हैवी मेटल आ जाएगी तो वो क्या होगी, वो डिजॉल्व नहीं होगी, उसकी प्रेसिपिटेशन बन जाएगी, प्रेसिपिटेट बना देगी, डिजॉल्व नहीं होगी। और जो चीज़ डिजॉल्व नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, ये प्रेसिपिटेट बन गया। इसका क्या बन गया, इसका प्रेसिपिटेट। तो ये एक सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक था, रिएक्शन इसमें है, इसलिए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले भी मैंने कहा था कि इसको लिख के तैयार कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आपको पता है कि जो है वो जब तक रिएक्शन लिखेंगे नहीं आपको आएंगे नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।